जी, फ्यूचर सीएस कैसे हो आप सब। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर तैयारी अच्छी है मतलब हाल अच्छा है, और अगर तैयारी बुरी है मतलब हाल बुरा है। इसलिए तैयारी करते रहो, हाल अपने आप अच्छा रहेगा। आज हम लोग करने वाले हैं असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर जो है ना, ये सीए फाइनल का सिलेबस का पार्ट है। और जब ये आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आप क्या क्या चीजें सीख जाओगे, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा ना, असेसमेंट प्रोसीजर वाला, इसमें आप चीजें सीखोगे कि आखिर देखो, सबसे पहले जो आईटीआर जब हम लोग फाइल करते हैं, जब हम रिटर्न ऑफ इनकम अपनी प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या होता है। तो इस प्रोसेस को अगर हम स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला स्टेज हुआ क्या, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपना आईटीआर फाइल किया, ठीक है, यानी आपकी रिटर्न फाइल होगी। उसके बाद आपने क्या किया, फाइल करने के बाद उसको हम करते हैं ई वेरीफाई। ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप जर्नी में ये चीजें करी होंगी, तो उनको ये पता भी होगा, वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, कि हम पहले रिटर्न फाइल करते हैं, फिर वो ई वेरीफाई होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है उसकी। और उसके बाद एट द एंड आपका अगर रिफंड कुछ बनता है तो वो आपके पास आ जाता है, और नहीं तो फिर कुछ इशू होता है तो वो इशू बाहर आता है, और हमें फिर रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है, या अकॉर्डिंगली जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं आईटीआर फाइल करने के। अब आईटीआर जब हम लोग फाइल कर रहे हैं, इस स्टेज की अगर हम बात करें, तो इस स्टेज पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि भाई आईटीआर फाइल तो ठीक है करना है, बट किसे करना है, यानी हु इज रिक्वायर्ड। ये हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि आईटीआर फाइल कौन करता है, ठीक है। टाइम लिमिट, कब तक फाइल करनी होती है, यानी टाइम क्या क्या लिमिट है इसकी, और अगर टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो क्या पेनल्टी है, क्या इंटरेस्ट है, और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये सारी चीजें आज आपकी क्लास में आप समझ जाओ। तो शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी स्टेजेस पे भी जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर आईटीआर फाइल किस किसको करना है। तो सबसे पहले आईटीआर हुआ क्या, आईटीआर मतलब आपने जो भी कमाई की, जो भी इन्वेस्ट किया, जितने भी डिडक्शंस लिए, उन सब का आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। उसको कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक। अब रिटर्न ऑफ इनकम किस किसको फाइल करना पड़ता है, तो अभी सबसे पहले जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है, वो करना पड़ता है किसको, सबसे पहले मैंडेटरी किस किस को है, तो सबसे पहले मैंडेटरी है कंपनी को, फर्म को, मतलब इनकी कितनी भी इनकम हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आईटीआर तो फाइल करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। सेकेंड, अब हमारे पास आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये जो होते हैं इनको आईटीआर फाइल करना पड़ता है अगर इनका इनकम, या ये कह लो इनका टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, देखो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आपके लिए, अगर डिफॉल्ट बात करें, डिफॉल्ट हुआ आपका न्यू रिजीम, तो न्यू रिजीम में है 3 लाख इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। मतलब अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप चाहे 50 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे आप 70 साल के हो, चाहे आप 80 साल के हो, 3 लाख की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट करते हो डिफॉल्ट से, यानी आपने क्या किया, ऑप्ट आउट कर दिया, ऑप्ट आउट कर दिया, एंड अब आपको किस में जाना पड़ेगा, ओल्ड रिजिम में जाना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हो, ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हो, तो उस केस में लिमिट क्या है, 2.5 लाख। ये हो गया आपका इंडिविजुअल एओपी बीओआई के केस में, जब आपकी टोटल इनकम जो है ना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्या है, ज्यादा। सेम अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, और आपका जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों मैंने सेम लाइनें बोली है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस केस में जो आपका टोटल इनकम कैलकुलेशन होगा, तो उस टोटल इनकम की कैलकुलेशन में आपको दो चीजें कंसिडर करनी ही नहीं है, इन दो चीजों को भूल जाओ। सबसे पहला क्या,
जो भी डिडक्शंस आपने ली है चैप्टर 6A के हिसाब से, 6A के हिसाब से जितनी भी डिडक्शंस है उसको इग्नोर मारो, तब चेक करो क्या आपका टोटल इनकम से ज्यादा है, मतलब बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है टोटल इनकम या कम। सेकेंड चीज है आपको क्या चेक करनी है, 54 सीरीज की जितनी भी अलाउंसेस हैं या एग्जामिशन है, इसको एग्जामिशन बोलेंगे हम लोग, 54 सीरीज की जितनी भी एग्जामिशंस हैं उसको इग्नोर मारो, यानी इन दोनों चीजों को, यानी एग्जामिशन को और डिडक्शंस को, इसको इग्नोर मारने के बाद अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है तो ही आपको क्या करना है, आईटीआर फाइल करना है। तो ये दो कंडीशंस हो गई। उसके अलावा और क्या कंडीशंस है, उसके अलावा कंडीशन है कि अगर आप कोई पर्सन हो जिसके पास कोई प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, बेनिफिशियरी ओनर है, बेनिफिशियरी ओनर है, बेनिफिशियरी ओनर है ऑफ व्हाट, ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या ये कह लो प्रॉपर्टी या फिर असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कोई बेनिफिशियरी ओनर जिसकी प्रॉपर्टी या फिर असेट इंडिया के बाहर लोकेटेड है और वो क्या है, उसका बेनिफिशियरी ओनर है। ये पर्सन कौन होगा, रेजिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में कि वो कौन से लोग होते हैं जो कि रेजिडेंट तो होते हैं लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते, उसके पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो उसको अगर आप बेनिफिशियरी ओनर हो तो आपको क्या करना है, आईटीआर फाइल करना है, या फिर आप बेनिफिशियरी ओनर नहीं हो लेकिन आप क्या हो, आप बेनिफिशियरी ओनर या फिर बेनिफिशियरी हो। बेनिफिशियरी क्या होते हैं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है बेनिफिशियल ओनर, एक होता है बेनिफिशियरी। ये दो टर्म्स यूज होते हैं। बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिस पर्सन ने क्या किया है, कंसिडरेशन दिया है, मतलब अगर मैंने कोई एसेट खरीदी उसके बदले मैंने क्या किया, कैश दिया, मैंने कुछ भी ट्रांसफर किया, तो वो पर्सन जो होगा वो हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर। एंड सेकेंड थिंग, बेनिफिशियरी वो पर्सन होता है जिसने कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया बट उसको कोई चीज मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल फादर एंड सन, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं सन का। सन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया के बाहर है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए क्या उसने कुछ कंसिडरेशन दिया, नहीं, लेकिन उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर हो गया, मतलब इस फादर ने क्या किया था, कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, उसके बदले कंसिडरेशन भी दिया लेकिन अपने नाम पे ना लेके अपने बच्चे के नाम पे उसने वो प्रॉपर्टी ले ली। तो ये वाला यहाँ पे जो है केस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है कि अगर फादर खुद उस असेट को, अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में, तो यहाँ पे सन पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी एंड सन को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पशन है। यहाँ पे देखो, however an individual being beneficiary, यानी बेनिफिशियरी कौन हो गया, सन, including any financial interest in any entity located outside India would not be required to file, यानी इसको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। Where income, if any, arising from such asset is includable, is includable मतलब include कर लिया गया है उस asset का income, यानी इस asset से आने वाली कोई भी income को include कर लिया है, किसने कर लिया है, the person referred in subsection A। subsection A कौन है, beneficial owner की बात करता है। above in accordance with the provision of income tax act 1961, यानी अगर फादर खुद उस प्रॉपर्टी की इनकम को अपने पास शो कर रहा है तो सन को फिर वो इनकम शो करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हम डबल टैक्सेशन तो नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, तो इस चीज की बात कर रहा है। ये हो गया एक हमारे पास केस बेनिफिशियरी ओनर का, बेनिफिशियल कह लो यहाँ पे, और एक होता है बेनिफिशियरी। ये दो पर्सन हो गए। ये जो चार्ट है ना, ये इसी चीज को डिस्क्राइब करता है। ये चार्ट बता रहा है कि बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, बेनिफिशियरी कौन होता है,
एंड रेजिडेंट की उसने डेफिनेशन बता दी कि अगर कोई रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है तो उस पे ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, फर्दर अ पर्सन, देखो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर दिया है। फिर उसके बाद है फर्म एंड कंपनी की बात हो गई है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, एनी पर्सन अदर देन फर्म और कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, अदर देन यानी कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये जो लोग हैं इनकी बात हो रही है कि ये लोग अगर 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 इनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तब तो वो ऑलरेडी ऊपर वाले में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर बेसिक एग्जेम्पशन से कम है बट इनमें से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो उनको भी मैंडेटरी हो जाएगा आईटीआर फाइल करना। ठीक, रिटर्न ऑफ इनकम उसको फाइल करना ही पड़ेगा। पहला क्या है, पहला है कि अपने करंट अकाउंट में मोर देन 1 CR डिपॉजिट करते हैं। किसमें, करंट अकाउंट में। ये भी याद रखना है और क्या याद रखना है, मोर देन एंड 1 CR, तीनों चीजें याद रखनी है आपको। मोर देन है, इक्वल टू नहीं है। अगर यानी 1 करोड़ तक फाइल करे, 1 करोड़ तक उसने अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो जरूरी नहीं है। सेकेंड हो जाएगा क्या, कि आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर किया। ठीक, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर और किस पे किया है, या तो सेल्फ पे किया है, खुद पे किया है, या फिर किसी और पे किया है, लेकिन अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज से ज्यादा है। तो 2 लाख रुपीज से ज्यादा होते ही ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम प्रेजेंट करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद आपके पास एक और कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो कितना आता है, मोर देन 1 लाख रुपीज, यानी एक साल में 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है ना तो आपको आईटीआर फाइल करना क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। उसके अलावा एक लास्ट क्या है, अदर प्रिस्क्राइब्ड। अदर प्रिस्क्राइब्ड ना, अदर प्रिस्क्राइब्ड आता ही इसलिए ताकि इसमें ना बाद में चीजें एड ऑन हो सके। अब तक इसमें अब कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसमें भी चेंजेस आ गए हैं। अब इसमें देखो, इससे पहले ये ब्लैंक था और अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स कवर हो गए हैं। जैसे कि सेल्स अगर आप मोर देन 60 लाख रुपीज कर रहे हो तो, यानी अगर आपका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर पहुंच जाता है तो आपको क्या करना है, आपको आईटीआर फाइल करना है। सेकेंड, अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट मोर देन 10 लाख रुपीज हो जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। थर्ड, अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस डिडक्ट हुआ है मोर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू ये दोनों अमाउंट है, यानी अगर 25,000 भी आपका टीडीएस कटा है ना तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। एंड फोर्थ, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में, अब तक करंट अकाउंट की बात करी गई थी, अब सेविंग अकाउंट को भी इन लोगों ने क्या किया, पकड़ लिया। सेविंग अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करते हो 50 लाख रुपीज या उससे ज्यादा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी। अब चलो देख लेते हैं एक बार ऊपर फिर से कि किस किस को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। सबसे पहला हो गया कंपनी और फर्म, जिसको तो मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, उनपे कोई छूट नहीं है, कोई टाइम लिमिट की छूट नहीं है, कुछ नहीं है। सेकंड हो गया कौन, सेकंड हो गया इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी हम आप जैसे लोग, इन लोगों को आईटीआर का फाइल करना पड़ेगा। अगर इनका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। या फिर दूसरा कह लो कि अगर इनकी टोटल इनकम में कैपिटल गेन है या फिर क्या है, 6 डिडक्शन है। डिडक्शन कौन सी है, चैप्टर 6A की डिडक्शन। तो ये 2 केसेस होंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे और तब चेक करेंगे तब क्या टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक, उसके बाद किसको फाइल करना मैंडेटरी है, उस पर्सन को जो कि रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो उस केस में 2 लोग होंगे, एक तो बेनिफिशियल, एक बेनिफिशियरी ओनर। अगर बेनिफिशियल ओनर है तो उस केस में क्या होगा, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास कोई भी एसेट ऐसी है जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है,
एंड सेकंड बेनिफिशियरी को करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी एसेट बाहर लोकेटेड है जिससे उसको क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है। इसमें एक एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन क्या कहता है कि अगर बेनिफिशियरी को कोई एसेट से इनकम आ रहा है लेकिन वो इनकम उसका बेनिफिशियल ओनर अपनी इनकम में शो कर रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी को वो इनकम शो करने की जरूरत नहीं है, या फिर ये कह लो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद आ गए हमारे पास बाकी अदर पर्सन जो कि किसी चीज में कवर नहीं हो रहे लेकिन उनका क्या है, उनका फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपेंडिचर है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है 1 लाख रुपए से ज्यादा का। उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट किया है या फिर कह लो डिपॉजिट किया है, ये लोग हो गए। उसके अलावा अदर प्रिस्क्राइब मैनर, अदर प्रिस्क्राइब मैनर में कौन कौन आ गया? अदर प्रिस्क्राइब मैनर में आ गया कि अगर आपकी सेल्स या फिर ग्रॉस रिसीट जो है वो 60 लाख से ऊपर है, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल हो और प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख से ऊपर है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। एंड फिर लास्ट की 2 चीजें और क्या हो गई कि अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट कराया है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, आपका टीडीएस या फिर टीसीएस कटा है, और ये जो टीडीएस या टीसीएस कटा है ना, ये 25,000 या उससे ज्यादा है, मतलब 25,000 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको आईटीआर फाइल करना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कौन कौन सी चीजें मेरे फर्स्ट सीरीज में हम लोग गए कि आईटीआर फाइल करने के लिए क्या क्या कौन कौन से पर्सन है जिसको आईटीआर फाइल करना होता है। अब हम देखेंगे टाइम लिमिट कि भैया आईटीआर फाइल करने के ड्यू डेट्स क्या है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। तब तक के लिए भैया पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।